अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि आईएसएफ का यौम तासीस था, जिससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में आज खिताब भी किया और उसके साथ साथ उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले भी लिए। तो इन फैसलों से मुतालिक भी आपको अपडेट करते हैं और खिताब का अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जी तरमीम हो गई है, जिसके बाद बड़ी बातें हो रही हैं। और एक जो बड़ी ट्रक की बत्ती है या कोई ख़बर है या कोई माहौल है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि अब शायद कुछ ऑपोजिशन को स्पेस मिलना शुरू हो जाए, शायद इस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो इमरान खान और पीटीआई की तरफ थोड़ा बदल जाए। तो ये बातें क्यों होना शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लॉयर्स मूवमेंट क्या चलने वाली है, अनदर लॉयर्स मूवमेंट ऑन लोडिंग है, क्या चक्कर है ये? क्योंकि इस वक्त काफ़ी राब्ते वगैरह शुरू हो चुके हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो जजेस मुस्ताफ़ी हुए हैं वो इस सिलसिले में इंटरेस्ट ले भी सकते हैं। लेकिन क्या जो बार्स एसोसिएशन है ऐसी किसी भी तहरीक के लिए तैयार हैं या उसमें कोई दिलचस्पी लेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे भी बात होगी। और इसके बाद जी कुछ मज़ीद जो इन्हीं मामलात से जुड़ी खबरें हैं उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जो अहम फैसले हुए हैं केपी कैबिनेट में। केपी कैबिनेट में जनाब एक तो बहुत अहम फैसला ये है कि जो एक बिल था, मुतनाज़ बिल, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती थी पीटीआई के ऊपर, तो सबसे पहले उन्होंने आज पहली कैबिनेट मीटिंग में उस बिल को वापस लेने की मंजूरी दे दी है और एक्शन इन एड सिविल पावर का जो बिल है उसको वापस लिया जा रहा है। जिसके बाद ये भी इम्कान है कि जो एक इसके हवाले से अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील भी विदड्रॉ कर ली जाएगी। ये बिल जो है बेसिकली फौजी ऑपरेशंस में जो सूबाई हुकूमत है उनके ताउन से जुड़े मामलात से मुतालिक है। और अब इस बिल के बाद जो है ज़ाहिर है कि इनके पास कानूनी तो कोई खैर जवाज़ नहीं होगा कि वो किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हैं क्या, लेकिन आपको मालूम है कि इस सिलसिले में आमतौर पर कानूनी जवाज़ ज़रा देखे भी कम ही जाते हैं। बहरहाल ये एक तनकीद बहुत ज़्यादा होती थी केपी हुकूमत के ऊपर भी और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कि भाई अगर आप पब्लिकली आके कभी अपोज भी कर रहे होते हैं बहुत से मामलात को, तो कॉन्क्रीट स्टेप अगर आप लेना चाहते थे तो आप ये क्यों नहीं करते। तो अब ये काम तो उन्होंने पहले अपने खिताब में कहा था कि मैं करूँगा। सुहेल आफरीदी ने जब इलेक्ट हुए थे तो ये उन्होंने करके भी दिखा दिया और फर्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें ये तय कर लिया गया कि ये हम वापस ले रहे हैं। दूसरा जो अहम फैसला है जी वो ये कि उन्होंने पहले खिताब में जो कहा था कि 9 मई के हवाले से जो वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में पेश आए उसका एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। तो इसकी भी अब मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने और अब इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। कहा यही जाएगा कि जो जुडिशरी है उसके तहत ही एक जुडिशल कमीशन तश्कील पा जाए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ऐसा कुछ करने से इनकार करते हैं तो सुहेल आफरीदी साहब पहले ही बता चुके हैं कि वो कुछ ब्यूरोक्रेट या फिर जो सिविल अफसरान हैं उनके ऊपर मबनी भी कोई कमीशन तश्कील दे सकते हैं जो कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ज़रूर 9 मई के जो वाक़यात हैं जिसमें रेडियो पाकिस्तान की इमारत का जलाया जाना भी शामिल है, इन वाक़यात की तहकीकात करेंगे और इसके साथ साथ उसमें तमाम तर शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे बशमूल सीसीटीवी फुटेज। तो ये एक बड़ा अहम ऐलान है, देखते हैं कि इसके ऊपर किस हद तक अमल होता है। तीसरी जो एक बात है उसके ऊपर मैंने अनाउंसमेंट देखी है कि जी कहा जा रहा है कि सूद से मईशत को पाक करने के लिए भी सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि तजावीज़ दें। इस सिलसिले में मुजम्मिल असलम साहब ने भी कहा है कि आप भी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, ये बात तो बहुत आइडियल और बहुत ही प्यारी लगती है क्योंकि एज़ मुस्लिम हम सब ये समझते हैं, ये जानते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला का फरमान है कि सूद जो है वो बिल्कुल हराम है और इसको तो अल्लाह ताला ने खुली जंग करार दिया है। तो अब सवाल ये है कि ये बात तो बहुत खूबसूरत है कि सूद से पाक मईशत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक काबिल अमल बयान है भी या नहीं, या ये सिर्फ एक जज्बाती और बहुत पुरकशिश नारा है। बात यह है कि अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो जाहिर है वो एक सूबे की हद तक कुछ चीज़ों के अंदर कुछ फ़ैसले करने का मजाज ज़रूर हो सकता है, लेकिन जाहिर है उनकी जो मईशत है वो बाकी पूरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, वफाक के साथ जुड़ी है, बाकी सूबों के साथ जुड़ी है और फिर पूरे मुल्क की जो मईशत है वो पूरे अक़वाम आलम के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आप आइसोलेशन में तो जाहिर है कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते
कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि जी हमारा चूँकि एक बिल्कुल अलग सिस्टम है तो हम खुद ही इसको रन कर सकें। तो बड़ा मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग है इस ख्वाब को अमली जामा पहनाना कि वाकई कभी सूद से पाक मईशत हो सके। ये कोशिश उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम करेंगे, लेट्स सी कैसा क्या होता है, लेकिन मुझे कि बज़ाहिर एक पुरकशिश नारे के सिवा फ़िलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी कोशिश ज़रूर होगी कि मुज़म्मिल असलम साहब को किसी वक्त इंटरव्यू करूं और उनसे फिर तफसील जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास आखिर इसके लिए लाहेमल क्या है। तो ये जो 3 बातें हैं ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो कैबिनेट मीटिंग में तय हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े फैसले हैं, लेकिन जो आप कह लें कि ज़्यादा जिनके ऊपर नज़रें थी वो ये फैसले थे। ये भी उन्होंने कहा है कि जी तशहीरी मुहिम ना की जाए और जो काम है सिर्फ उनको बताया जाए, जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको हाईलाइट किया जाए, लेकिन किसी की ज़ात की तशहीर ना हो, ये बात भी की गई है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत अहम मामला है वो ये कि पेशावर हाई कोर्ट से भी एक डिसीजन आया और ये डिसीजन आया है कि जी जो भी कोई लॉन्ग मार्च हो, एहतजाज हो, कोई रैली हो, किसी किस्म की भी सियासी एक्टिविटी हो, तो उसमें जो सरकारी वसाइल हैं, सरकारी मशीनरी है, सरकारी व्हीकल्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है और मेरे ख़्याल से कि इस फ़ैसले को सराहा जाना चाहिए। माज़ी में ये ज़रूर हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए 2 मरतबा, तो वो सूबाई हुकूमत के जो वसाइल थे, मशीनरी वगैरह, उसको साथ लेकर आए। अच्छा, कुछ चीज़ें तो जो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल है उसके साथ होती ही हैं। स्क्वाड की गाड़ियाँ, आपकी एम्बुलेंस की गाड़ी या कोई फायर फाइटर की गाड़ी है वो, तो ये आमतौर पर वैसे वज़ीर आला के स्क्वाड के साथ नेचुरली होती है। और कुछ ये है कि जी आप जो सूबे के रिसोर्सेज हैं जो वहाँ पे पब्लिक के लिए आपको छोड़ने चाहिए, कि जो पीछे आपका सूबा है वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपकी जो मशीनरी है सारी जी वो एहतजाज पे गई हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पेशावर हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी अब आ गया है और मेरे ख्याल से इस डिसीजन के ऊपर अमल भी करना चाहिए। मुझे खुशी हुई ये देख के कि इरफान सलीम साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उसे वेलकम भी किया और कहा कि इसके ऊपर हम पूरा अमल दरामद भी करवाएंगे। इरफान सलीम साहब जो कि पीटीआई पेशावर के सदर भी हैं, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी फैसला हुकूमत कहे कि जी हमारे खिलाफ आया है तो हम फ़ौरन से उस फैसले के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दें, उस कोर्ट के ऊपर, उस जज के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दें, बल्कि अगर वो फैसला बिल्कुल आइन और कानून और मफाद आमा के मुताबिक है तो उस फैसले को ऑन करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये ज़बरदस्त बात है और हम देखें भी अगर इस तरह का कोई एहतजाज का मामला तो ज़ाहिर इसको हम पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी जो ISF का आज इकट्ठ था उसके अंदर क्या हुआ। तो ISF का यौम तासीस था और इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से तैयारियां जारी थी। सुहेल आफरीदी साहब को इसमें खिताब करना था, तो यहाँ पर जो माहौल था वो बहुत ही अलग था। उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि सुहेल आफरीदी जो है वो खुद ISF से बिलोंग करते हैं, तो इसी वजह से जो आज का नौजवान था वो उनके साथ खुद को रिलेट कर पा रहा था। एक बहुत ही डायनामिक किस्म का, बहुत ही जिसको आप कहते हैं पुरजोश और जज्बे से भरपूर किस्म का ये फंक्शन था जिसमें ISF के नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल थी। और सुहेल आफरीदी ने यहाँ पर जब आके खिताब किया तो उनकी जानिब से जो जोश, वलवला और जो उनकी पजीराई हो रही थी वो काबिल दी थी और उसकी वजह भी बड़ी साफ़ है। देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, MQM हो या JUIF हो, कोई भी और जमात हो, इस तरह से नौजवानों को कोई जमात भी स्पेस नहीं दे सकी अपनी पार्टी के अंदर। और इस हद तक स्पेस मिल जाना कि आप ना सिर्फ ये कि पार्टी की तंजीम साजी के अंदर हैं, बल्कि आप वज़ीर आला के ओहदे तक भी चले जाएं एक ISF के मेंबर से, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुहेल आफरीदी की भी और साथ साथ PTI और इमरान खान के विजन की भी कि जिन्होंने ये करके भी दिखाया है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि जितनी इसकी पजीराई हुई है शायद इमरान खान साहब को पहले ही अली अमीन की जगह सुहेल आफरीदी साहब को अगर मौका देना चाहिए था और अगर देते तो शायद बहुत बेहतर रिजल्ट्स भी हो सकते थे। बहरहाल ये है कि ये जो फैसला हुआ है, जब भी हुआ है, इसको बहुत सराहा भी गया है। सुहेल आफरीदी साहब नौजवानों के मनपसंद हैं और इसी वजह से नौजवान उनको देखकर बहुत जज्बाती भी थे। सुहेल आफरीदी ने जो खिताब किया उन्होंने कहा कि मुझे कप्तान ने, मेरे लीडर ने ये पैगाम देकर भेजा है कि सुहेल आफरीदी मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं T20 मैच खेलूं, वनडे मैच या फिर टेस्ट मैच। तो इसके ऊपर जो वहाँ के नौजवान हैं उन्होंने सुपर सिक्स के नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी हर कोई अब चाहता है कि
डू और डाई वाली सिचुएशन हो, कोई एग्रेसिव पॉलिटिक हो, किसी तरफ बात जाए ना कि फिर वही एक ऐसी हमें पेशरफ्त नज़र आए कि जो स्लो स्लो काम चल रहा हो। वैसे उन्होंने कहा भी सुहेल आफरीदी ने कि अभी तो मैं बड़ा आराम से खेल रहा हूँ, लेकिन जहाँ बात फिर तेज़ खेलने की आएगी तो आईएसएफ से बेहतर कोई नहीं जानता कि तेज़ कैसे खेलना है, तो इस पर भी बड़ी पजीराई मिली। इसके अलावा उन्होंने बड़े जज्बाती किस्म के शेर भी कहे और कुछ नौजवानों को मैसेज भी दिया कि आप तैयार रहें और हमने जो है वो अब आगे बढ़कर एहतजाज भी करने हैं। और इसके ऊपर उन्होंने ये कहा भी कि आपके ख्याल से अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है 27वीं तरमीम के बाद। तो वहाँ पर जो नौजवान मौजूद थे वो डी चौक के फिर से नारे लगाना शुरू हो गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। चूँकि केपी की बात हो रही है तो इसमें मैं एक खबर और एक कमेंट ज़रूर शामिल करूँगी। 2 दिन पहले अगरचे ये बात हुई थी, लेकिन खबरों का इतना हजूम था कि उसमें फिर ये बात रह गई कि जो जरगा मुनक़िद किया गया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उसमें पीटीएम के जो लोग आए थे उनमें से 2 अफराद जो थे वो लापता हो गए हैं और बताया यही जा रहा है कि इस जरगे से वापसी पर उनको अगवा कर लिया गया है। अब इसके ऊपर पहले तो सूबाई हुकूमत की तरफ से कुछ खास पेशरफ्त नहीं थी, शायद ज़ाहिर है वो मालूमात इकट्ठी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब अडयाला जेल सुहेल आफरीदी पहुंचे तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ तबसरा ज़रूर किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और ये पश्तून रिवायात के भी खिलाफ है कि जरगे में कोई आए और आप उसको इस तरीके से नुकसान पहुंचाएं या उसको अगवा कर लें। तो बिल्कुल इसको हम कंडेम भी करते हैं और इसके ऊपर वो पूरी उन्होंने कहा है कि मैं रिपोर्ट भी देखूंगा, बात भी करूंगा इससे मुतल्लिका इदारों से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस पे इरफान सलीम साहब जो हैं उन्होंने भी एक पूरी जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी फर्स्ट हैंड उसके बारे में उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी ट्वीट किया और उसमें सारी कहानी बताई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये अपने पीटीएम के लोग आए हुए थे उनको लोकेट किया जाए, क्योंकि इसका बर्डन भी अल्टीमेटली फिर सूबाई हुकूमत पर डाला जाएगा कि देखें जी इन्होंने जरगा करके बुला लिया और बाद में अपने ही मेहमानों को पता नहीं खुद ही उठवा दिया, तो इस किस्म के इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। तो अगर पीटीआई के इस मामले में हाथ क्लीन है तो उन्हें चाहिए कि अपने आप को इस पे ना सिर्फ ये कि इससे डिस्टेंस करें बल्कि जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की बनेगी कि आप अपने मेहमानों की हिफाजत करें और उनको हिफाजती तौर पर बाजियाब भी करवाएं। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। बहरहाल जी ये तो केपी हुकूमत की एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां एक जानिब हर कोई ये देख रहा है कि कोई मूवमेंट चलेगी या नहीं, फिलहाल तो पीटीआई की तरफ से तो कोई मूवमेंट का ऐलान नहीं किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी बहुत ही कोई सुस्त रवि से चल रही है। बस एक हफ्ते में एक इजलास उनका हो जाता है और वो कहते हैं जी हमने गौर ख़ौस किया और उसके बाद फिर अगला हफ्ता निकल जाता है। तो उन्होंने एक कॉल ज़रूर दी थी कि हम जुम्मे के बाद एहतजाज करेंगे, लेकिन कोई एहतजाज हमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि कौन सा एहतजाज उन्होंने जो है वो किया है। अब इस सारी सूरत हाल में एहतजाज तो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी पार्टी की जानिब से, लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूर खबरें गर्म हो रही हैं कि क्या वकला को गर्म करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोगों की ये खबरें हैं कि कुछ जो बार काउंसिल हैं, अब चूँकि आपको पता है उनके अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए हैं, तो उन्होंने नए जो अहदेदार हैं उन्होंने हलफ भी उठाने और उन्होंने अपनी पोजीशंस भी संभाल ली हैं। तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि उनकी जानिब से इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ख़ास तौर पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उनको और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आइंदा आने वाले दिनों में मुख्तलिफ बार्स जो हैं वो इनवाइट करेंगी खिताब के लिए, और अगर ये लोग इस तरह खिताब करने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली की जो तहरीक चली थी तो उसमें भी वो मुख्तलिफ बार्स में खिताब के लिए जाते थे और फिर इसके साथ साथ जो वकला थे वो हफ्तावार बॉयकॉट करते थे और रैलीज निकालते थे। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है वो चलती चली जाती थी। तो अगर दोबारा से अगर कोई ऐसी मूवमेंट खड़ी करनी है तो आप आइंदा आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं अगर वो इसमें कुछ सीरियस हुई तो वो कोई बाइकॉट का या एहतजाज का ऐलान कर सकती हैं। मेरा ख्याल है मिनिमम भी अगर किया जा सकता है तो ये तो किया ही जा सकता है कि जो नई आईनी अदालत बनी है आप उसमें पेश ना हो। और मैंने सुना है कि एक किसी जानिब से ये ऐलान हुआ भी है कि जी हम वहाँ पर पेश नहीं होंगे, तो इससे भी ऑटोमेटिकली उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब होगी। इसके साथ साथ जो ये जजेस हैं अगर ये मुख्तलिफ बार काउंसिल्स में जाके एहतजाज करते तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, तो इसके ऊपर भी जो है ज़ाहिर है उनकी गुफ्तगू से एक माहौल बनेगा और वो अपने बहुत से ऐसे मामलात को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं अब जो कि इससे पहले एज जज उनके ऊपर बाइंडिंग थी कि वो नहीं खुल के बात करते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसकी कुछ थोड़ी सी और फ्यूलिंग हुई तो मुमकिन है कि ये वकला तहरीक शुरू हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखिए कि जो वकला तहरीक पहले भी चली थी उसके बारे में भी अब खुल के सामने आ रहा है कि किस तरह से
خود فوج کے ادارے کے اندر سے ہی اس وکلا تحریک کو بیک اپ پلان کے ساتھ ہی اتارا گیا تھا میدان میں، اور ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی، اور اس کے بعد ہی یہ جو ساری تحریک تھی یہ جس طریقے سے ہمکنار ہوئی، اور پھر مشرف صاحب کو بھی اس کے نتیجے میں جانا پڑا تھا. تو یہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن کیا وکلا اپنے اون پر کوئی اس طرح کی تحریک کو برپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ جو کراچی بار ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے ایک پروٹیسٹ ضرور کیا گیا، لیکن باقی بارز میں تو ابھی تک خاموشی ہے، کوئی خاص ان کی جانب سے اس کے اوپر ریاکشنز نہیں آئے. آج ویسے جو میں سن رہی تھی خبریں، اس میں جو مختلف تبصرے تجزیے ہو رہے تھے، تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی ملک میں آزاد عدلیہ نہیں رہتی تو یاد رکھیے کہ وہاں پہ پھر سیاسی جماعتیں بھی باقی نہیں رہتی، وہاں پر پھر آزاد میڈیا بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو اگر آپ نے آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ آنے والے دنوں میں پھر یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت بھی شاید باقی نہ بچے. اور آج تو انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈکٹیٹرشپ اور ون یونٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کی طرف انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں، اس نظام کے ساتھ بندھی ہوئی سیاسی جماعتیں، وہ اس چیز کو ریئلائز کر پا رہی ہیں یا نہیں. کیونکہ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو خوف عمران اور دوسرا جو مفاد کی پٹی ہے، ان دو چیزوں نے انہیں اتنی بری طرح سے باندھ دیا ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں شاید اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے اور آنکھیں دوبارہ بند کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اب ایک جو خبر بہت زیادہ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ گردش کرنا شروع ہو چکی ہے، وہ یہ کہ کیا اس 27ویں ترمیم کے بعد ایک مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت ایک سلسلہ جاری تھا سختی کا، اس میں کوئی کمی آئے. کیونکہ کچھ صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی بیوروکریسی کے کچھ سرکلز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کو کچھ سپیس مل سکتی ہے اور کسی ڈائلاگ کا دوبارہ سے آغاز ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سمیت باقی لوگوں سے. اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب اب دیکھیے بات یہ ہے کہ کنٹرول تو سب نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اب ملک کو بھی تو آگے چلانا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ جتنا مرضی بول لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملک اس وقت جو ہے وہ چل نہیں رہا ہے. اس کے اندر جو معیشت ہے آپ کی وہ پٹری پہ نہیں آ سکی ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی تک خراب ہیں. اس کے اوپر جو ہے انہیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں یہ چیزیں کہ جناب آپ کو اپوزیشن کو تھوڑی سپیس دے کر تھوڑا سا معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس لیے بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ اس حکومت سے تمام ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی تو عین ممکن ہے کہ اب جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ بھی معاملات کو کسی حد تک بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی ٹمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کی جائے. آنیسٹلی مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. میرے اندازے کے مطابق یہ سب کیا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نظام سے آؤٹ کیا جا سکے. کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر انہیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ ان جماعتوں سے تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا جو حکومت میں بیٹھی ہیں. تو وہ کیوں بلا وجہ ایک ایسی جماعت کو تگڑا کریں گے، اس کو کوئی سپیس فراہم کر کے کسی بھی طرح اپنے مقابل آنے کے کھڑا کریں گے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ان سے زیادہ مقبول بھی ہے اس وقت، اور جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل بھی ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے، اور جس کا لیڈر بھی جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے بظاہر ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. صرف ایک ٹرک کی بتی لگتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی ممکنہ تحریک کا اعلان بھی نہ ہو اور لوگ یہ سوچیں کہ شاید اب جی حالات خود ہی بہتر ہو جائیں گے. تو یہ بھی کوئی ڈسکریج کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے ہی نہیں ہے، کہیں یہ بات ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. تو اس لیے اس کے پیچھے کوئی اتنی لمبی پلاننگ سوچنے کی جو ہے وہ مجھے میرا خیال ہے ضرورت ابھی محسوس نہیں ہو رہی. فی الحال تو جو نظام ہے وہ ایک ایبسلوٹ پاور کی طرف جا رہا ہے، جس میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی اپنی افادیت اور اہمیت اور ساتھ ساتھ اپنا اختیار کھو چکی ہیں. تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو کوئی اور ایسی پارٹی جس کو بڑی مشکل سے کمزور کیا ہے تھوڑا بہت، وہ دوبارہ سے اس کو تگڑا کیا جائے. تو مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.